हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ने संकीर्ण मुद्रा किसे माना है? अब हमें बताना है जो रिजर्व बैंक है उसने संकीर्ण मुद्रा किसको माना है। बैंक की मांग जमाओं को, डाकघर की मांग जमाओं को, धातु के सिक्कों व नोटों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, बैंक की जो मांग जमाएं होती हैं वो संकीर्ण मुद्रा कहलाते हैं, यानी कि हम उसका ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको संकीर्ण मुद्रा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 14 बैंकों का, 15 बैंक का, 20 बैंक का या 30 बैंक का? तो इसका राइट आंसर है बी ए, 14 बैंकों का। और इसके बाद 1980 में जो इस्टेब्लिश राष्ट्रीयकरण हुआ था सेकेंड टाइम, वो हुआ था यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 बैंकों का। तो टोटल 20 बैंक का हुआ था राष्ट्रीयकरण उस टाइम में, ठीक है। तो 69 में हुआ था 14 बैंक का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस हैं साख नियंत्रण, जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग, मुद्रा चलन का अधिकार, या फिर मौद्रिक नीति निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बैंक जो केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक है उसके फंक्शंस की बात करें तो जो हमारे साख नियंत्रण यानी गुडविल का जो कंट्रोल होता है वो इसका काम होता है, उसको कंट्रोल करके रखना। और मुद्रा चलन का अधिकार भी इसी को होता है, कौन सी मुद्रा चलेगी उसका पूरा अधिकार कौन कब इश्यू होनी है। और मौद्रिक नीति निर्धारण यानी कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको किस तरह से यूज किया जाए, क्या हो, कैसे पूरा प्रोसीजर हो, वो काम भी सेंट्रल बैंक का होता है। जबकि जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग ये इसका काम नहीं होता है, ना कि इसके निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको विश्व बैंक के 5 समूह जो हैं वो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। फर्स्ट है आईटीए, जो कि देखिए यहाँ पे मेंशन है। फिर आता है हमारा सेकंड आईएफसी, थर्ड आता है हमारा मीगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। आईएफसी की होती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईडीए की होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड आता है आईसीएसआईडी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, जो कि हमारा बीपा, BIPA, इसकी फुल फॉर्म होती है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एग्रीमेंट। तो आपने देखा IBRD, IFC और आईडे ये सब था। IBRD जो है जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या नहीं था, वो था IMF। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, साख निर्माण का आधार क्या है? अब हमें बताना है जो साख निर्माण है उसको क्या आधार बनाते हैं। केंद्रीय बैंक की व्युत्पन्न जमाएं, व्यापारिक बैंक में जनता की प्राथमिक जमाएं, या फिर केंद्रीय बैंक में जनता की प्राथमिक जमाएं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, साख निर्माण का आधार कैसे होगा? जब व्यापारिक बैंक यानी कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है उसमें ज्यादा से ज्यादा जमाएं होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट करेंगे, मनी डिपॉजिट करेंगे, तो उससे साख निर्माण होता है कि हाँ, हमारे जैसे कि हम सबको पता है एसबीआई और जो अदर कॉमर्शियल बैंक है उसमें एसबीआई की जो गुडविल है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एसबीआई पे, सबसे ज्यादा डिपॉजिट करते हैं वहां पे अपना अमाउंट, सबसे ज्यादा अकाउंट वहां ओपन होते हैं। तो साख निर्माण का आधार होता है जनता की प्राथमिक जमाएं, जो जनता ज्यादा से ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट करती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक की प्राथमिक जमाएं केंद्रीय बैंक में अमाउंट जमा नहीं कर सकती, तो इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन 4 भी गलत होगा। केंद्रीय बैंक की व्युत्पन्न जमा ये भी गलत है। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कंपनी निम्न में से क्या निर्गमित करती है यानी कि इश्यू करती है? केवल पूर्वाधिकार पूंजी, केवल समता पूंजी, समता व पूर्वाधिकार पूंजी, या फिर सभी प्रकार की प्रतिभूतियां? तो फ्रेंड, बैंकिंग कंपनी की बात करें तो ये पूर्वाधिकार पूंजी नहीं इश्यू करती हैं, इसलिए ऑप्शन ये भी कट गया एंड ये भी। ये सिर्फ इश्यू करते हैं केवल समता पूंजी को, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, 2014 में पूछा गया था और ये 12 में भी पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो आपको केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के सभी कार्य पता होने चाहिए। साख निर्माण, अंतिम ऋणदाता, नोट निर्गमन का अधिकार या फिर व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर नोट निर्माण का एक अधिकार इसके पास होता है, तो ये सही है। व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक, ये भी सही है। अंतिम ऋणदाता इसे इसलिए भी कहा गया है क्योंकि फ्रेंड्स ये यहाँ पर क्या करता है, जो अंतिम ऋणदाता इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, तो एक तरह से अंतिम ऋणदाता, अगर बैंक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये उसको लोन देता है, इसलिए अंतिम ऋणदाता बोला गया है। अब यहाँ पे साख निर्माण की बात आती है तो ये इसका कार्य नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स साख निर्माण का जो कार्य होता है वो इंडिविजुअल बैंक का खुद का कार्य होता है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, रिजर्व बैंक के स्थान पर कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक का कार्य करता है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है यानी सेंट्रल बैंक है। ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, सहकारी बैंक या पंजाब। तो फ्रेंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक सामान्यतः किस तरह के ऋण प्रदान करती है? स्वर्णाभूषण की जमानत पर, कृषकों की भूमि की जमानत पर, पशुधन की जमानत पर या मौखिक जमानत पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हम बात करें भूमि विकास बैंक की, आप तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भूमि विकास बैंक किस तरह की बैंक होती हैं। तो फ्रेंड भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये बैंक किसानों की भूमि को बंधक रखकर यानी कि मॉर्गेज करके तब उन्हें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कृषकों की भूमि की जमानत पर। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे आप मैं जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हूँ आप उससे इजिली समझ सकते हैं कि भूमि विकास बैंक यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिसको लैंड मॉर्गेज बैंक भी बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। जो भी चीज होती है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी लैंड को मॉर्गेज करके उनको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को मिश्रित पूंजी बैंक भी कहते हैं? अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है मिश्रित पूंजी बैंक की। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित, व्यापारिक बैंक और फिर बाद में से कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिश्रित पूंजी बैंक कहलाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं व्यापारिक बैंक। अब फ्रेंड्स इसको मिश्रित पूंजी बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर दो तरह के बैंक शामिल होते हैं, जिसको बोलते हैं शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक जो होती हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की जो सेकंड लिस्ट होती है उसमें इंक्लूड की गई है या फिर उनको उसमें जगह दी गई है। इस बैंक की जो हमारी पेड अप कैपिटल होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो भी सिक्योरिटी अमाउंट होता है, सिक्योरिटी फंड होता है, वो 5 लाख या उससे अधिक होता है, वो हमारी शेड्यूल बैंक कहलाती है। नॉन शेड्यूल बैंक वो होते हैं जिनकी अमाउंट या रक्षित कोष या फिर जो उनकी जो पेड अप कैपिटल होती है वो 5 लाख से कम होती है और जो रिजर्व बैंक एक्ट के सेकंड लिस्ट में लिस्टेड नहीं होती हैं, वो अनशेड्यूल बैंक या नॉन शेड्यूल बैंक कहलाती हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट बैंक्स और आते हैं, इसलिए इनको अनुसूचित बैंक या मिश्रित पूंजी बैंक भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख निर्माण का आधार किसे माना जाता है? नगद कोष अनुपात, जिसको हम बोल सकते हैं कैश फंड, या फिर व्युत्पन्न जमा, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट, अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, या ये सभी। तो फ्रेंड्स साख निर्माण का आधार ये सारी चीजों को माना जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नोट निर्गमन का अधिकार किसे होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। वैसे मिनिस्ट्री भी नोट इशू करती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए राइट आंसर होगा केंद्रीय बैंक, जबकि इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का अधिकार नहीं होता है नोट निर्गमन का, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय सहकारी बैंकों के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें वैसे तो इनको डिफरेंट टाइप्स से क्लासीफाई किया गया है, लेकिन मेन है 2। अब वो कौन कौन से हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा आधुनिक बैंक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न बैंक, और दूसरा होता है देशी बैंकर, जिसको हम मनी लेंडर भी बोल सकते हैं, जो कि मोस्टली गांव में या फिर एक छोटे एरिया में जो साहूकार या महाजन होते हैं वो किसी एरिया के जो रिच पर्सन होते हैं या हम बोल सकते हैं धनी लोग जो होते हैं वो अपने से छोटे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो देशी बैंकर में आ जाते हैं। अब आधुनिक बैंक को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इनका क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये 2 हैं, जो कि हमारे आधुनिक बैंक और देशी बैंक, ठीक है, यानी कि मॉडर्न बैंक और ओल्ड वाले हम बोल सकते हैं मनी लेंडर्स, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत सिंपल है, मैं इसका नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। स्टेट बैंक के सहायक बैंक कौन है? तो फ्रेंड्स आपको पता होंगे स्टेट बैंक के बहुत सारे सहायक बैंक थे, और अगर एट प्रेजेंट बात करें तो वो बहुत सारे बैंक जो हैं स्टेट बैंक के वो आपस में मर्ज भी हो गए हैं, लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सारे ही स्टेट बैंक के सहायक बैंक हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। M4 में शामिल किया जाता है। अब M4 में क्या शामिल किया जाता है ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर M1, M2, M3 की भी बात करेंगे। अगर आप उनको नोट करना चाहते हैं तो आप वो भी नोट कर सकते हैं। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए M4 में यहाँ पर बात की गई है M3 प्लस बैंकों की मांग जमाएं, M3 प्लस बैंकों की समय जमाएं, M3 प्लस डाकघर की बचत जमा, या फिर M3 प्लस डाकघर की समय जमा, या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़ के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे M4 की बात की जा रही है, तो M4 के अंदर M3 में जो भी चीज सारी इंक्लूड है वो इसमें आएंगी, यानी कि आपको M3 भी पता होना चाहिए। प्लस डाकघर की सारी समय जमा इसके अंदर आती हैं, लेकिन राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट नेशनल सेविंग जो पेपर होते हैं उनको छोड़कर यहाँ पर बाकी सारी जो डाकघर की समय जमा है वो इसमें आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। अब बात करते हैं M0, जिसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं, M1 जिसको नैरो मनी बोलते हैं, फिर आता है M2 एंड फिर आता है M3। तो आप 1 बाय 1 इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट आते हैं M0 जिसको रिजर्व मनी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक्स डिपॉजिट, ठीक है, विद द RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, यानी कि जो उस टाइम करेंसी सर्कुलेशन में होगी वो, उसके साथ साथ जो भी बैंक डिपॉजिट होगी RBI के साथ में वो, एंड थर्ड आएगा अदर डिपॉजिट, जो कि अदर डिपॉजिट है RBI के साथ में। ये 3 चीज MO यानी कि रिजर्व मनी के अंदर आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं M किसकी 1 की। तो देखिए M1 जिसको नैरो मनी भी बोलते हैं, इसमें आती है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI, ठीक है। क्या है? करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI, ठीक है। अब आता है M2। M2 में क्या क्या शामिल है? M2 में आता है M1 प्लस, यानी कि M1 की सारी चीजें, प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, कौन से? सेविंग्स बैंक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेविंग बैंक्स, ये M किसका 2 का पार्ट है। अब आते हैं हम M3।
M3 को क्या बोला जाता है? ब्रॉड मनी। नोट कर लीजिए, M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। इसके अंदर आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। सिर्फ इतना, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे होगे, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये हो गई M3। अब आता है M4। तो M4 में आता है हमारा M3 यानी कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स, जो नीचे लिखा है ना डाकघर की समझ ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये लिखा है ना राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर, तो एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में नोट निर्गमन व्यवस्था आधारित है। स्वर्ण जमा योजना, सामान्य जमा योजना, आनुपातिक रिजर्व प्रणाली या फिर न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। तो फ्रेंड, नोट निर्गमन यानी कि हम यहाँ पे बात करें मनी इश्यू की, तो वो किस पे आधारित होती है? वो आधारित होती है हमारी न्यूनतम रिजर्व प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट है। अब आप ये जान लीजिए इसका क्या सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें 200 करोड़ की एक तरह से अगर हम कहें तो इसमें सेविंग वो रिजर्व रखा जाता है 200 करोड़ का। ठीक है, अभी 200 किस तरह से डिवाइड होते हैं? 115 यानी 115 करोड़ के गोल्ड कॉइन होते हैं, या फिर गोल्ड हम बुलियन भी बोल सकते हैं। क्या? बुलियन, गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बुलियन, या फिर गोल्ड बुलियन होता है 115 करोड़ का। और जो रेस्ट होती है वो होती है हमारी फॉरेन करेंसी। रेस्ट हमारा कितना बचे? 85 करोड़, उसकी होगी हमारी फॉरेन करेंसी रखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम का ये मेथड होता है। 200 करोड़ रखे जाते हैं रिजर्व के रूप में, जिसमें 115 गोल्ड कॉइन हो सकते हैं या गोल्ड बुलियन हो सकते हैं, और जो रिमेनिंग 85 करोड़ होते हैं उसकी फॉरेन करेंसी रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेशी विनिमय बैंकों से आशय उनसे है। अब विदेशी विनिमय से क्या आशय है? जो बैंक साधारण बैंकिंग कार्य करते हों, जो विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करते हों, जो विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो फर्स्ट ऑप्शन को लेके, तो आप पहले सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन देखिए। इसमें लिखा है जो विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो जब दो करेक्ट है, और फ्रेंड्स देखिए, ये विनिमय बैंक की बात की जा रही है, तो साधारण बैंकिंग कार्य ये करेंगे ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1957 या फिर 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1938 या फिर 1 अप्रैल 1935। तो यहाँ पे स्थापना की बात की गई है, तो ये स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साख पूंजी की उत्पत्ति नहीं करती है, यह केवल इस बात को निश्चित करती है कि वह पूंजी किसके द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे ये किसके द्वारा दिया गया है स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1948, 2 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1938 या फिर 6 जुलाई 1935 में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, तो फ्रेंड्स भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको इंग्लिश में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1948 को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसको मिडिल टर्म, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हमारा जो एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म, और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो ये हमें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये दो तरह के लोन हमें प्रोवाइड करती है। किसको? इंडस्ट्री को। आप नाम से भी देख सकते हैं, औद्योगिक की बात की जा रही है तो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है भारत सरकार का विदेशी ऋण लगभग कितना है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करनी है, क्योंकि एट प्रेजेंट बात करेंगे तो अब ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए $100 बिलियन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक के लिए वर्जित है। अब यहाँ में बताना है रिजर्व बैंक के लिए कौन सा कार्य इसमें से नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है सरकारी बैंकर का कार्य करना, रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान करना, विदेशी केंद्रीय बैंकों में खाता खोलना या फिर नोट निर्गमन करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रिजर्व बैंक सरकारी बैंकर का कार्य करता है, विदेशी केंद्रीय बैंकों में खाता भी खोलता है, नोट निर्गमन भी करता है, लेकिन जो काम ये नहीं करता है वह है रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके कुछ और कार्य भी हैं, मैं आपको वन बाय वन जल्दी से बता देती हूँ। जैसे कि देखिए नोट निर्गमित करना, सरकार का बैंकर के रूप में काम करना, बैंकों का बैंकर, विनिमय दर को स्थिर रखना, साख नियंत्रण करना, साख बनाना नहीं। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि साख किस तरह से बनाता है, तो यहाँ पे बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, साख निर्माण करने का नहीं है, साख को नियंत्रण करने का कार्य होता है इसका। समाशोधन गृह का कार्य करना, कृषि साख की व्यवस्था करना, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना, बिल बाजार का विकास करना, प्रशिक्षण व्यवस्था करना और आंकड़ों का संकलन व प्रकाशन करना, ये सारे काम एक केंद्रीय बैंक या फिर हम बोल सकते हैं रिजर्व बैंक के होते हैं। ठीक है, आपने ये सारे नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो बैक करके उसको फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए औद्योगिक विकास बैंक के उद्देश्य की बात की गई है वित्तीय संस्थाओं को औद्योगिक वित्त के लिए सहायता देना, बैंकों को पुनर्वित्त करना, गारंटी की सुविधा देना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात की जा रही है, जिसको बोलते हैं हम नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया, विकास बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना फर्स्ट आप नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, 1 जुलाई 1964 को हुई थी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है इसके उद्देश्य की। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, औद्योगिक वित्त के लिए सहायता करते हैं, पुनर्वित्त भी देते हैं और गारंटी सुविधा भी देते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और भी इसके फंक्शंस हैं, जैसे कि अनशॉन बॉन्ड्स को क्रय करना, बिलों को बट्टे पर भुनाना, गारंटी की सुविधा देना, औद्योगिक वित्त के लिए सहायता देना, बैंकों को पुनर्वित्त करना, ये सारे इसके कार्य होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, उनको आप अलग से नोट कर लीजिए। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन वो कब हुई, आपको पता है, अभी मैंने बताया था 1 अप्रैल 1935 में, तो ये स्टैब्लिश हुई थी 35 में, तो उसके बाद ही नेशनलाइज हुई होगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये कट जाता है, ऑप्शन ये कट जाता है, क्योंकि इतना टाइम पीरियड ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1935 में तो इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, अब बचते हैं 59 और 49। तो फ्रेंड्स जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उसके कुछ सालों बाद इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, तो आप इससे याद रख सकते हैं 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, 2 साल बाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समितियां अपने लाभ का कौन सा भाग कोष में सुरक्षित रखते हैं, 1/2, 1/4, 3/4 या 5/2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1/4 भाग रखते हैं। नेक्स्ट है बैंकों की साख निर्माण शक्ति किस पर आधारित होती है, नगद जमा, साख जमा, अधिविकट सुविधाएं या ये सभी। तो ये साख जमा पर इसकी शक्ति निर्भर करती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपए की भारतीय मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, राज्यपाल, वित्त सचिव, राष्ट्रपति या फिर महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स 1 रुपए पे मैंने आपको बताया था वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और बाकी के 1 रुपए के बाद यानी कि रिमेनिंग जो नोट होते हैं, करेंसी होती है, उस पर होते हैं आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर। ठीक है, आपने देखा भी होगा आपके पास जो भी नोट होगा 10 का, 20 का या 50 का, उसमें आपने देखा होगा, नहीं तो आप चेक कीजिएगा, जो वो इश्यू हुआ होगा उस टाइम जो भी उसके गवर्नर रहे होंगे उनके उस पर साइन होंगे। ठीक है, अगर आपके पास करंट नोट है तो करंट नोट पे अभी हमारे जो करंट गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर होंगे। नेक्स्ट आते हैं
भारत में मौद्रिक स्थिरता करना किस बैंक का कार्य होता है? केंद्रीय बैंक का, रिजर्व बैंक का, सहकारी बैंक का या विदेशी विनिमय बैंक का? तो यहाँ पे बात की जा रही है मौद्रिक स्थिरता करना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।